हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं आपको विजन एस मैगजीन में इकोनॉमिक्स वाले सेक्शंस को कंप्लीट करा रहा हूँ, जिसके में नीचे वाले सारे आर्टिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब आज जो है ये वाली आर्टिकल शुरू कर रहा हूँ, डिजिटल इंक्लूजन इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में के युग में डिजिटल समावेशन। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो ट्राई है यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने ट्राई ने क्या किया है, उभरती हुई जो भी प्रौद्योगिकियां हैं, जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ अभी नहीं आई हैं, मतलब यानी ऐसी शब्दावली है जो उभरती हुई टेक्नोलॉजी, मतलब इसका आमतौर पे क्या है कि एक नई अत्याधुनिक और जो भविष्य में आने वाली जो भी प्रौद्योगिकी है उसका वर्णन करने के लिए बोलते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। जैसे मान लीजिए 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये क्या है, अभी जो है निरंतर इसका विकास हो रहा है। ये तो क्या है, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ हैं। इसी के युग में क्या है कि ट्राई ने डिजिटल समावेशन पे यानी डिजिटल इंक्लूजन पे एक परामर्श पत्र को जारी किया है। तो इसका तथ्य अभी जो चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उसको तीव्र गति से कारण उत्पन्न होना जो भी चुनौतियां हैं, अवसर, उसका पता लगाया जाए, समाधान किया जाए। समाज के सभी उद्योगों, क्षेत्रकों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम यानी MSME के मध्य क्या हो, समावेशिता सुनिश्चित हो, इस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी उसके युग में डिजिटल समावेशन का क्या महत्व है, ये चीज़ हम जानते हैं। तो इसका जो विस्तृत जॉब मार्केट है, डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ क्या है, लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करती हैं। ये अवसर विशेष रूप से डेटा साइंस और डेटा इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में उपलब्ध है। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट्स में क्या है कि डेटा जो एनालिस्ट हैं और वैज्ञानिकों की मांग में 30 से 35% की वृद्धि होने की संभावना है। उन्नत शिक्षा है, डिजिटल समावेशन, ऑनलाइन शिक्षा से शिक्षा की लागत में कमी आ सकती है। ये डिजिटल डिवाइड को भी ये जो है क्या है कि कम कर सकता है। एगुमुलेटेड और VR वर्चुअल रियलिटी एंड एगुमुलेटेड रियलिटी, इस जो ये तकनीकें इन लोगों ने क्या बनाया है, छात्रों को घटनाओं और प्रयोगों की कल्पना करने में सक्षम बनाया है। जो लर्निंग प्रोसेस है इसको अधिक सक्रिय बनाया है, प्रभावी बनाया है और सार्थक भी बनाया है। जो कार्यस्थल है वो भी समावेशी हुए हैं। डिजिटल समावेशन से कार्यस्थल पर भागीदारी में सुधार हुआ है। पुरुष, महिलाएं और दिव्यांग के बीच में जो रोजगार के अवसर हैं वो कम हुए, अंतराल जो भी है। ठीक है, वेतन और मजदूरी, उन्नत IT कौशल से क्या है, डिजिटल समावेशन से व्यक्तिगत कमाई की संभावनाएं बढ़ी हैं। ठीक है, व्यावसायिक नवाचार है, कार्यस्थल पर उत्पादकता बढ़ने से जो है योगदान बढ़ा है। स्वास्थ्य देखभाल देखिए, अभी क्या है कि महामारी जब फैली थी कोविड वाली, उसमें ई-संजीवनी पोर्टल लाया गया था। ई-संजीवनी पोर्टल 10 लाख लोगों को करीब जो है टेलीमेडिसिन की सेवाएं दी गई। टेलीमेडिसिन की सेवाएं, ये क्या है, डिजिटल समावेशन है चिकित्सा के क्षेत्र में। इस प्रकार से क्या है, डिजिटल समावेशन स्वास्थ्य की भी जो है देखभाल, पहुंच, सामर्थ्य और गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। संक्रामक रोगों की मैपिंग कर सकता है। ठीक है, आरोग्य सेतु वाला जो भी शायद ऐप था वो भी निगरानी कर सकता है। दवाओं की आपूर्ति कर सकता है, टीकों की आपूर्ति कर सकता है, उसको ट्रैक कर सकता है। MSMEs को जो है बहुत अधिक विकसित तौर पे उसको समस्याएं जो भी चीज़ें हैं उसको दूर कर सकता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स और प्रोसेस ऑटोमेशन की मदद से। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि किस प्रकार से जो है ये आपका जो डिजिटल समावेशन है वो अन्य सेक्टर्स में इसका यूज हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा सा एक फ्लो चार्ट बनाया गया पिरामिड टाइप का। देखिए इसमें क्या है कि जब हम डिजिटल पहुंच को सुनिश्चित करेंगे, सहायक डिजाइन, वरीयता, कनेक्टिविटी, उपलब्धता लाएंगे तो इसकी अनुमति होगी, तो सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता आएगी। अब डिजिटल साक्षरता आएगी तो ये क्या बढ़ेगा, डिजिटल स्वीकृति बढ़ेगी, इसका विश्वास, उपयोग और क्षमता के बारे में जागरूकता बढ़ेगी। अब ये फिर प्रेरित करेगी सूचना और प्रौद्योगिकी की मीडिया की साक्षरता को। अब इसकी फिर जब ये बढ़ेगा तो फिर डिजिटल साक्षरता बढ़ेगी और फिर आवश्यकता महसूस होगी, तो अधिक से अधिक जो है ये चेन जो है ये चलता रहेगा। ठीक है, ये चेन जो है ये चलता रहता है। तो अभी देखिए इसमें क्या है कि जो भी उभरती हुई टेक्नोलॉजी है उसके युग में डिजिटल समावेशन प्राप्त करने की बहुत सारी चुनौतियां हैं। ठीक है, बहुत सारी चुनौतियां हैं। क्या क्या चुनौतियां हैं? डिजिटल समावेशन प्राप्त करने की पहुंच सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी उभरती हुई टेक्नोलॉजी उसमें तेज़ी से बदलाव होता है, अब उपयोग करने और अपनाने की लागत भी काफ़ी अधिक होती है। तो जो भी समाज के वंचित वर्ग हैं, जो हाशिए पर रहने वाले समुदाय हैं, उसमें डिजिटल डिवीजन को ये बढ़ावा देता है, डिजिटल डिवाइड को। अभी देखिए 2021 का डेटा आया था, इसमें 39% जो भी पुरुष थे उसके तुलना में मात्र 26% जो भी महिलाएं थी उसके पास स्मार्टफोन थे। तो यहाँ एक लैंगिक असमानता का यहाँ पे पता चलता है। और संरचना के तौर पे देखें तो 5G नेटवर्क और AI जो टेक्नोलॉजी तक पहुँच और निवेश का अभाव है। इससे क्या है, उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में न्यायसंगत उपयोग में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, अभी क्या है, मोबाइल टावरों की जो फाइबराइजेशन जो हो रहा है उसकी कमी के कारण क्या इंटरनेट एक्सेस की गुणवत्ता में बाधा आती है। जो फाइबराइजेशन क्या जानते हैं क्या कि मतलब ऑप्टिकल फाइबर केबल के साथ जो है एक टावर से दूसरे टावर को जोड़ने की
प्रक्रिया होती है। वहनीयता के तौर पर देखें तो इंटरनेट युक्त सबसे स्मार्टफोन की जो कीमत है लोगों की मासिक औसत आय से 35% अधिक है। सीमित डिजिटल साक्षरता है। विकसित और विकासशील दोनों बाजारों में डिजिटल समावेशन के लिए प्रमुख बाधा है। साइबर हमले हो रही हैं, ऑनलाइन लैंगिक हिंसा और स्टॉकिंग हो रहा है, पीछा करना जा रहा है, धमकाया जा रहा है, गलत सूचना फैल रही है, ठीक है, वायरल हो रही हैं चीज़ें, फिशिंग हो रहा है, हेट स्पीच हो रहा है। अभी एक नया चीज़ अभी प्रधानमंत्री ने भी कंसर्न डायल किया डीप फेक वीडियोज़ का भी, ठीक है। ये क्या है, ये जो उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ अपने साथ क्या है, बहुत सारी जो है ये आपस में बाधाएं भी उत्पन्न कर रही हैं। तो ऐसे में से करना क्या चाहिए, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, अभी रुकिए अभी जो सरकार ने इसके लिए कुछ पहले की हैं, ठीक है, उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के लिए, तो कौन कौन सी पहले की हैं, अभी करना क्या चाहिए उससे पहले सरकार की कुछ पहले देख ली चुनौतियां तो देख ली हमने। तो सरकार के लिए पहले ये हैं कि USFO, इसके क्या है कि USFO यानी कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत इसको स्थापित किया गया, ठीक है। ये एक विश्वसनीय, सबके लिए दुर्लभ संचार नेटवर्क और किफायती पहुंच के लिए सहायता देता है। भारत नेट परियोजना को सरकार ने शुरू किया था देश के सभी ग्राम पंचायतों और गाँवों को ऑप्टिकल फाइबर से हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2019 को शुरू किया था ब्रॉडबैंड कनेक्शन की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में ऑप्टिकल फाइबर केबल और अन्य जो डिजिटल फाइबर अवसंरचना उसका विस्तार हो। सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को शुरू किया, 3 प्रमुख क्षेत्रों पे है। एक यूटिलिटी के रूप में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, मांग आधारित शासन और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना, ठीक। डिजिटल सेवाओं की वरीयता के लिए क्या है कि सरकार ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 को लाया। यह क्या करता है कि स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट सहित जो भी इलेक्ट्रिक उपकरण उसके घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने पर केंद्रित करता है। 2025 तक 1 बिलियन हैंडसेट का उत्पादन करना इसका लक्ष्य रखा गया 2019 का। तो ये चीज़ें सरकार ने लाई। फिर डिजाइन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना थी, इसके तहत क्या है कि इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC जो है, चिप सेट है, उसके लिए सेमीकंडक्टर डिजाइन के लिए जो है विभिन्न चरणों में सहायता दी। ये 5 वर्षों के लिए है, ठीक है। फिर डिजिटल साक्षरता के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या था, 6 करोड़ लोगों को प्रशिक्षण देकर डिजिटल रूप से साक्षर बनाना, ठीक। डिजिटल कौशल कार्यक्रम, इसके तहत क्या है कि जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी उसके क्षेत्र में 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और रोजगार की सहायता दी जाए। उन्हें कौशल, पुनर्कौशल और कौशल अपग्रेडेशन दी जाए। ये इंपॉर्टेंट है 3। ये प्रधानमंत्री जी ने इस पे बात की, कौशल, पुनर्कौशल और कौशल अपग्रेडेशन। कौशल पे मैंने एक अच्छा सा आर्टिकल लिखा हुआ है कौशल विकास पे, इसको आप शेयर, मतलब ये प्रधानमंत्री के भी ट्विटर से शेयर हुआ था और धर्मेंद्र प्रधान जी के, तो उनको मैं आपको शेयर करूंगा, आप उसको पढ़िएगा, टेलीग्राम पे पढ़िएगा आप उसको। तो ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है, तो आगे की राह में क्या है कि नीतिगत हस्तक्षेप। इसके लिए क्या होगा कि जो भी ये डिजिटल व्यापक डिजिटल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य हो कि जो भी नीतिगत जो कमियां हैं उसको दूर की जाए। डिजिटल साक्षर कार्यक्रमों समाज के सभी वर्गों तक किफायती पहुंच सुनिश्चित किया जाए। निवेश किया जाए, इन्वेस्टमेंट, हाई स्पीड इंटरनेट संबंधी अवसंरचना और विकास के लिए सार्वजनिक और निजी वित्त पोषण महत्वपूर्ण है, ठीक। विश्व बैंक के अनुसार क्या है, फिक्स्ड ब्रॉडबैंड तक पहुंच में 10% की वृद्धि से विकसित और विकासशील देशों की में GDP की दर में 1.21 और 1.38% की वृद्धि होगी। टैक्स को छूट दी जाए। इंटरनेट और स्मार्टफोन के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए विशेष करों शुल्कों में कम करना आवश्यक हो। हितधारकों का सहयोग हो, सरकार, दूरसंचार उद्योग, ठीक है, MNCs और गैर सरकारी संगठनों को नौकरशाही बाधाओं से दूर करने के लिए सहयोग की जाए। डिजिटल समावेशन और डिजिटल प्रौद्योगिकियों को सुगमता से अपनाया जा सके। डिजिटल समावेशन के लिए अभी क्या है कि सरकार कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी हुए हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास उसको देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या हुए हैं, स्मार्ट नेशन सिंगापुर प्रोग्राम, इसके तहत क्या है, डिजिटल फर्स्ट सिंगापुर का विजन रखा गया, जिसमें डिजिटल गवर्नमेंट, डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल सोसाइटी की बात की जाती है इसमें, ठीक है। इसको इन सभी चीज़ों में, सेवाओं में, व्यवसाय में परिवर्तन के लिए क्या है, प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। अफोर्डेबल कनेक्टिविटी प्रोग्राम USA, इसके तहत सुनिश्चित किया गया कि परिवार के जो लोग हैं अपने कामकाज, स्कूल, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य जरूरतों के लिए आवश्यक ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आती हैं। अभी क्या है कि अभी देख लीजिए एक चीज़ और भी इसमें छूटा हुआ है, ये छूटा नहीं हुआ है इसलिए मैंने इसको बाद में कराया कि जो MSME के लिए डिजिटल समावेशन किस प्रकार से सुनिश्चित हो। MSME के लिए क्या है कि MSME के लिए डिजिटलीकरण के लाभ क्या होगा कि मनुष्यों के श्रम और त्रुटियों को ये कम करेगा। MSME के कामकाज की दक्षता में सुधार करेगा। MSME अपने ग्राहकों की संख्या का विस्तार करने, बिक्री के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके वृद्धि करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन मार्केट प्लेस, पीयर टू पीयर लैंडिंग मार्केट, MSME की सहायता से वित्त पहुंच आसान होगी, माने कि फाइनेंस यहाँ पे और ऋण जो है ये इसको मिल जाएगा। डेटा का कुशल भंडारण और प्रबंधन होगा। तो अभी इस MSME के समझ कौन कौन सी चुनौतियाँ विद्यमान है कि इंटरनेट की खराब गुणवत्ता है, ऑनलाइन उपभोक्ताओं का विश्वास प्राप्त करना, लॉजिस्टिक का प्रबंधन करना, डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के लिए ज्ञान विशेषज्ञता की कमी हो, ठीक है। भारत में MSME के डिजिटल समावेशन के लिए कौन कौन सी पहल की गई है। उद्यम पंजीकरण पोर्टल, यह क्या है, MSME व्यवसाय को अपना पंजीकरण करने, विभिन्न सरकारी योजनाओं, वित्तीय सहायता और संसाधनों पर पहुंच करने में मदद करता है। MSME संपर्क, यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, नौकरी की तलाश करने वालों तथा MSME क्षेत्र में भर्ती करने वालों को एक मंच देता है। चैंपियन पोर्टल, ये क्या है,
चैंपियन योजना, क्रिएशन एंड हार्मोनियम एप्लीकेशन फॉर मॉडर्न प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ योजना। इसका उद्देश्य ये है कि एमएसएमई में जो आधुनिक तकनीक है उसके उपयोग को बढ़ावा दी जाए, उनकी उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक सहायता दी जाए। एमएसएमई ग्लोबल मार्ट प्लेटफॉर्म है, ये एक बिजनेस टू बिजनेस वेयर पोर्टल है। ठीक है, ये क्या करता है कि जो एमएसएमई की ऑनलाइन उपस्थिति को बढ़ावा देने में मदद करेगा। ओएनडीसी, इसका लक्ष्य क्या है? डिजिटल एकाधिकार पर अंकुश लगाने के लिए नए अवसर प्रदान करना। तो ये सारी चीज़ें जो है एमएसएमई के समक्ष हैं। अभी क्या है कि अभी कुछ नई चीज़ें आई हैं, जैसे क्या है जनरेटिव एआई और नौकरियां। इस पे क्या हुआ, इस पे आईएलओ ने एक जो है इसको देख लीजिए, बस इसमें थोड़ा सा देखना है आपको कि आईएलओ ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि यहाँ पे जनरेटिव एआई और नौकरियों की बात पर एक रिपोर्ट वर्किंग पेपर जारी की। डीप लर्निंग प्रोसेस है जनरेटिव एआई। इसके आधार पर क्या होता है, जैसे कि उच्च गुणवत्ता वाले टेक्स्ट, इमेज और कंटेंट तैयार होते हैं, जैसे चैट जीपीटी हो गया, गूगल का बार्ड हो गया। ठीक है, ओपन एआई का चैट जीपीटी, गूगल का बार्ड। ठीक है, ये जटिल भाषाओं को समझने के लिए क्या एडवांस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूनिट का जो है उपयोग करता है। एनएलपी क्या है? मशीन लर्निंग तकनीक है जो कंप्यूटर्स को मानव की भाषा को व्याख्या करने, बदलाव करने और समझने की क्षमता देती है। तो प्रमुख बिंदु क्या है कि जब जनरेटिव एआई से क्या है, व्यवसायों को पूरी तरह से स्वचालित होने के बजाय रोजगार में वृद्धि होने की जो संभावना है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में नौकरियों की तुलनात्मक रूप से कम खतरा है। प्रौद्योगिकी को अपनाने में कुप्रबंधन की वजह से लैंगिक दुष्प्रभाव सामने आएंगे, इससे महिलाएं अधिक प्रभावित होंगी। प्रमुख सिफारिशें भी इसमें कुछ की गई हैं, जैसे नियोक्ताओं श्रमिकों के बीच में वार्ता को बढ़ावा दी जाए, सामाजिक सुरक्षा कौशल विकास संबंधित कार्यक्रम चलाए जाए, नौकरी की गुणवत्ता में वृद्धि की जाए, प्रशिक्षण दी जाए, आय समर्थन से ऑटोमेशन के लैंगिक प्रभाव कम हो जाएंगे। एआई को विनियमित करने वाले कानून बनाने चाहिए। इसके लिए श्रमिक नियोक्ता और सरकार को शामिल करने वाली त्रिपक्षीय व्यवस्था को सक्रिय करने की जरूरत है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख चुके हैं। अब आते हैं हम इसके ऊपर वाले कंटेंट पे, जिसमें क्रिप्टो करेंसी की बात की गई है, क्रिप्टो एसेट की बात की गई है। क्रिप्टो करेंसी नहीं, क्रिप्टो एसेट की बात की गई है। तो क्रिप्टो एसेट क्या है कि इसमें ये अब देखिएगा ध्यान, क्रिप्टो करेंसी एक अलग चीज़ है। ठीक, ये हो गया। और क्रिप्टो एसेट ये है, अगर इसको हम वेन डायग्राम से प्रसिद्ध करें तो एसेट में सब कुछ आ जाएगा, एसेट में करेंसी भी आएगी। ठीक है, इसका लार्जर फॉर्म है ये ना, एसेट में सब कुछ आ जाएगा। तो हाल ही में क्या है कि G20 देशों ने नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र को अपनाया। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब अपनाया तो इस घोषणा पत्र में अन्य बातों के साथ क्या है, क्रिप्टो करेंसियों में प्रभावी विनियमन को शामिल किया गया। इसके विनियमन की स्थिति क्या है, कानूनी प्रावधान। वर्तमान में क्या है, क्रिप्टो करेंसी का लेन देन, हस्तांतरण, भंडारण या प्रबंधन का काम क्या होता है, पीएमएलए के तहत होता है। पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत इसको किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी से जो भी जुड़ी गतिविधियाँ उसमें शामिल सभी संस्थाओं को केवाईसी की प्रक्रियाओं को अनिवार्य रूप से लागू करना पड़ता है। साथ ही ये क्या है, अनिवार्य है कि सभी जो संदिग्ध गतिविधियाँ उसको दर्ज कराया जाए, और इसके लिए क्या है, ग्राहकों का विवरण बनाए रखना भी अनिवार्य होता है। ठीक, आरबीआई का रुख, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। अब देखिए ये क्या है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर के बहुत सारी शुरू में आशंकाएं थी, चिंताएं थी, जिसको लेकर आरबीआई ने कई बार अपने नियमों को संशोधित किया, उस पर परामर्श जारी किया, फिर सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट आया, फिर इसके बाद क्या है, सरकार ने इस पर एक्शन लिया। तो देखते हैं कि कई बार जो है अपनी चिंताएं व्यक्त की आरबीआई ने, और वित्तीय स्थिरता के लिए बताया कि खतरा है। 2013 में एक वक्तव्य जारी करके जो भी आभासी रियल वर्चुअल मुद्राएं थी उसके बारे में उपभोक्ताओं, धारकों, व्यापारियों से जुड़े उसके उपयोगिताओं के बारे में, जोखिमों के बारे में सावधान किया था। 2017 में क्या है कि आरबीआई ने बिटकॉइन से जो भी वर्चुअल करेंसी थी उसके उपयोगकर्ताओं, धारकों, व्यापारियों को ऐसी आभासी मुद्राओं से निपटने के लिए जो अन्य जोखिम थे उसके बारे में सावधान किया। फिर 2018 में क्या है, आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी करके बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं में क्रिप्टो करेंसी में काम करने वाले व्यक्तियों, व्यवसायों को सेवाएं प्रदान करने से रोक लगा दी थी। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, 2020 में रोक लगाई, तो फिर 2020 में सुप्रीम कोर्ट आया। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये क्या है, ये जो है जो आरबीआई की ओर से जो भी प्रतिबंध लगे थे ये अब उसको कम कर दिया। बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने कि ये क्या प्रतिबंध जो बिना किसी अनुचित प्रमाण पत्र के लगाना नागरिकों के मूल अधिकारों का यहाँ पे उल्लंघन होता है। इसके अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के माध्यम से भारत में क्रिप्टो करेंसी का उपयोग जो है वैध हो गया। अब इसे व्यापक बनाने का रास्ता खुल गया। तो फिर इसके लिए क्या है कि सरकार जो है, अब सरकार सामने आई, सरकार ने क्या बोला, 2019-2022 में विनियामकी ढांचा बनाया। भाई वित्त मंत्रालय ने इसकी रिपोर्ट जारी की। अब इसमें डिजिटल रुपया, राज्य समर्थित क्रिप्टो करेंसी और निजी क्रिप्टो करेंसी को विनियमित करने के लिए फ्रेमवर्क बनाने का प्रस्ताव दिया। और फिर इसमें क्या है कि इसके लिए जो है इस रिपोर्ट में भारत में क्रिप्टो करेंसी के उपयोग की निगरानी के लिए डिजिटल मुद्रा विनियामकी प्राधिकरण DCRA की स्थापना की गई। ठीक है, डिजिटल करेंसी रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना की गई। इसकी स्थापना की सिफारिश की गई, स्थापना नहीं की गई, सिफारिश की गई। फिर 2022 में कर व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, जो केंद्रीय बजट है, यूनियन बजट, इसमें पहली बार मतलब आधिकारिक तौर पर कि आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के रूप में इसको वर्गीकृत कर दिया। और इसके पर क्या है कि इसके जो ट्रांसफर होगा उस पर 30% का आयकर लगा दिया। और इस पर 1% का अलग से TDS की घोषणा भी कर दी। ठीक है, TDS की घोषणा भी कर दी। तो सरकार ने इस प्रकार से इसको रेगुलेट किया। अब देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसियों की जो है विनियमन की आवश्यकता क्यों है।
ये क्यों है? क्योंकि उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी और अन्य वित्तीय अपराधों से बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि इसका विनियमन हो। अधिकतर जो क्रिप्टो एसेट जो होती हैं विनियमन के दायरे में नहीं है। क्रिप्टो बाजार में क्या अधिक स्थिरता और विश्वसनीयता को बढ़ावा देने के लिए इसका विनियमन आवश्यक है। वित्तीय और आर्थिक नीतियों में स्थिरता सुनिश्चित की जाए। कर चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग जैसी समस्याओं से निपटने के लिए इसको जो है इसका विनियमन बहुत आवश्यक हो जाता है। तो ऐसे में ये देख सकते हैं हम कि जो है अब जो क्रिप्टो करेंसी के विनियमन में कौन कौन सी चुनौतियां वर्तमान में विद्यमान हैं। तो जो चुनौतियां विद्यमान है इस पर क्या है? पूर्ण प्रतिबंध। ये क्या है कि क्रिप्टो एसेट से जुड़ी जो भी गतिविधियां उस पर पूर्ण प्रतिबंध के कारण लागत अधिक हो सकती है। अब पूर्ण प्रतिबंध से क्या है कि जो क्रिप्टो एसेट से जुड़ी जो भी गतिविधियों में पूर्ण प्रतिबंध लगेगा तो जो लागत होगी वो काफ़ी अधिक हो जाएगी। अब इसमें क्या है कि क्रिप्टो एसेट क्या है किसी देश की सीमा तक तो है नहीं, ये कई सारे जो है ये डिस्ट्रीब्यूट है कई सारे देशों में। अब इससे अलग अलग तकनीकों के इस्तेमाल से धोखाधड़ी भी लोग अगर हम प्रतिबंध लगाएंगे धोखाधड़ी की संभावनाएं बढ़ेंगी। वित्तीय अखंडता संबंधी जोखिम में भी बढ़ोतरी होगी और क्षमताएं पैदा होंगी। विनियामकी स्थिरता क्या है कि अलग अलग देशों में क्रिप्टो नियमों में तालमेल हासिल करना एक जटिल कार्य बना हुआ है। सामंजस्यपूर्ण वर्गीकरण का अभाव होगा। अलग अलग देश क्या क्रिप्टो एसेट को अलग अलग श्रेणियों में परिभाषित करने वर्गीकृत करने के कारण करते हैं। इससे कारण क्या है कि जो बाजार में भाग लेने वाले लोग होते हैं उसके लिए अस्पष्टता की स्थिति हो जाती है। एकीकृत प्रयास न होना, विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियां उसके बीच समन्वय की कमी है। निगरानी, पर्यवेक्षण और जो प्रवर्तन कार्य है उसमें क्या है विखराव की समस्या मौजूद है, ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। नवाचार और जोखिम को संतुलन करना, इसमें क्या है कि जो नवाचार को बढ़ावा देने जोखिम को कम करने के बीच उचित संतुलन बनाना एक बहुत बड़ा नाजुक कार्य है। यानी एक तरह से नवाचार भी हो रहा है, दूसरी तरफ जोखिम भी है, इसके बीच का हमें रास्ता अपनाना है। तो ये एक बहुत बड़ा चुनौती है। क्रॉस बॉर्डर इन्फोर्समेंट क्या है वैश्विक और विकेंद्रित इकोसिस्टम और विभिन्न देशों के अलग अलग प्राथमिकताओं चलते क्या है कि जो एक समान नियम है उसको लागू करना सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने इस वक्त हो चुकी है। तो भारत क्या कर सकता? भारत क्या देखिए अब एक चीज़ ये देखिए यहीं पे एक गलत हुआ विजय से, ये वैश्विक विनियमन को कैसे आकार दे रहा है? भारत को यहाँ दे दिया, पर क्या है कि वैश्विक विनियमन पहले एक बार देख लेते हैं, इसके बाद तब हम देखेंगे ना कि कैसे उसको भारत आकार दे रहा है। तो वैश्विक विनियमन देख लेते हैं कि IMF FSB जो है सिंथेसिस पेपर लाया गया G20 शिखर सम्मेलन में। क्रिप्टो एसेट के जो जोखिम है उसको विनियमित करने की दिशा में IMF और वित्तीय स्थिरता बोर्ड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड की रिपोर्ट का समर्थन किया। ठीक है, इसमें क्या है इस रिपोर्ट में क्रिप्टो एसेट पर प्रतिबंध नहीं लगाने और 2025 तक डिजिटल परिसंपत्तियों के विनियमन के लिए रिपोर्टिंग तथा लाइसेंसिंग व्यवस्था करने की बात की गई है। ठीक है, मीका किसने बनाया है? यूरोपीय संघ ने। ये मैंने पढ़ा हुआ था पहले, नहीं बताया, ये मैंने कई सवाल देखा हुआ है। यूरोपीय संघ ने मीका को बनाया। क्रिप्टो एसेट के लिए पहला अंतर क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार विनियामकी और पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क है। उभरते बाजार और अन्य उन्नत अर्थव्यवस्था, ये क्या है दोनों क्रिप्टो एसेट के विनियमन के मामले में पिछड़े हुए हैं। जो भी उभरते बाजार है उन्नत अर्थव्यवस्थाएं, इसके लिए क्या है जिन अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन किया गया उसमें केवल 25% नहीं कराधान, फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटरिंग फाइनेंसिंग आफ्टरिज्म, उपभोक्ता संरक्षण और लाइसेंसिंग नियम लागू किए हैं। रेगुलेटरी अप्रोच क्या, दुनिया भर में अलग अलग देशों में क्रिप्टो एसेट को विभिन्न तरीकों से रेगुलेट किया जा रहा है। विनियामकी एकरूपता नहीं है, कुछ का जो है ये चीज़ विवरण नीचे दिया गया है, उसको देख लेते हैं। तो अब देख रहे हैं कि अब देखिए कुछ का अभी देख लेते हैं इसको कि प्रिंसिपल बेस्ड रेगुलेशन कुछ लोग कर रहे हैं, इसमें क्या है कि ये विस्तृत नियम निर्धारित करने में क्या है कि जो प्रिंसिपल विनियामकी जो दृष्टिकोण है वो अपेक्षित परिणाम और प्रदर्शनों की रूपरेखा तैयार करता है। ठीक है, रिस्क बेस्ड रेगुलेशन हो सकता है। ठीक, अब क्या है कि जोखिम के स्तर पर इस पर हस्तक्षेप करने का जो काम होता है यहाँ पे रिस्क बेस्ड रेगुलेशन होता है। एगाइल रेगुलेशन होता है। कुशल विनियमन, इसमें क्या है प्रतिक्रियाशील और दोहराए योग्य दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि अब सरकारों तक नहीं, ये बहुत हितधारक प्रयास इसलिए किए जाते हैं। सेल्फ रेगुलेशन एंड को रिलेशन, इसमें क्या है कि स्वनियमन में उद्योगों के जो प्रतिनिधि स्वैच्छिक मानकों और आचार संहिता का निर्माण करके आपस में समन्वय सहयोग करते हैं। ठीक है, रेगुलेशन बाय इन्फोर्समेंट, इसमें दर्शाता है कि विनियामकी फ्रेमवर्क को परिभाषित करने, नियम बनाने के लिए कानूनी कार्रवाइयों का उपयोग किया जा रहा है। तो ये अन्य चीज़ें हैं, कई सारे अप्रोच हैं जो इसको विनियामक कर रहे हैं। तो भारत कैसे किस प्रकार से वैश्विक विनियमन को आकार दे रहा है अब इसको समझेंगे तो ये समझ में आएगा। तो भारत ने क्या किया कि जो क्रिप्टो एसेट है उस पर जो है IMF MSP जो है FSB जो यानी कि वित्तीय स्थिरता बोर्ड पे इसका भारत ने नेतृत्व किया। इस पे क्या इस पेपर में अर्थव्यवस्था पर जो है क्रिप्टो एसेट पे प्रभावों और सीमा पार चुनौतियों को रेखांकित किया गया और विनियामकी दृष्टिकोण को रेखांकित किया जिन्हें अपनाया जा सकता है। समावेशी विनियमन का समर्थन, भारत क्या कर रहा है ऐसे विनियामकी दृष्टिकोणों का समर्थन कर रहा है जो वित्तीय समावेशन खासकर वंचित आबादी को बढ़ावा देते हैं। जोखिम न्यूनीकरण, भारत ने क्या है अपने नेतृत्व में क्रिप्टो एसेट के जरिए जो है धन शोधन और आतंकी वित्त पोषण जैसी समस्याओं को उठाया, जो ऐसी क्रिप्टो एसेट के विनियमन में चिंताओं को शामिल करने की बात भी की है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आ सकती हैं। तो
अब एक चीज़ यहाँ पे टेबल दिया हुआ है कि क्रिप्टो एसेट के प्रभाव और नीतिगत उपाय, ये प्रभाव क्या पड़ेंगे और क्या क्या उसके लिए नीतिगत उपाय किया जा सकता है, फिर आगे की राह हम देखते हैं। तो आगे की राह देखने से पहले जो है हम देखते हैं कि इसका जो प्रभाव पड़ेगा और किस प्रकार से इसका नीतिगत उपाय हो सकता है। तो जो क्रिप्टो एसेट होते हैं उसके प्रभाव क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक स्थिरता को प्रभाव पड़ेगा, ठीक, वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव पड़ेगा, विनियामकीय प्रभाव पड़ेगा, कानूनी प्रभाव, वित्तीय सत्यनिष्ठा, बाजार की सत्यनिष्ठा और पर्यावरणीय जोखिम, ये सारे जो है क्रिप्टो। पर्यावरणीय जोखिम कैसे आ गया, क्योंकि बहुत एनर्जी यहाँ पे चाहिए होता है क्रिप्टो करेंसी को क्रिएट करने के लिए और उसको बनाने के लिए, उसको रेगुलर ट्रांसफर वगैरह करने के लिए, ठीक है। तो ये पर्यावरणीय प्रभाव भी एक प्रकार से है इसमें, ठीक है। तो नीतिगत उपाय क्या कर सकते हैं कि नीतिगत उपाय में ये हो सकता है कि मौद्रिक संप्रभुता और स्थिरता की रक्षा करना, पूंजी प्रवाह की दिशा में अस्थिरता से निपटने के लिए सुरक्षा उपाय हो, राजकोषीय जोखिमों का समाधान हो, एक स्पष्ट कर प्रणाली हो, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली पर क्रिप्टो एसेट को प्रभाव की निगरानी किया जाए, क्रिप्टो एसेट और जीएससी पर तथा गवर्नमेंट सिक्योरिटी तथा प्रासंगिक एसएसपी मानकों के लिए एफएसबी की यानी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्टेबिलिटी बोर्ड की उच्च स्तरीय सिफारिशें अपनाई जाए, लक्षित उपायों पर विचार किया जाए, सशर्त क्या है कि कानूनी प्रावधान समाधान की पुष्टि की जाए, स्पष्ट मार्गदर्शन हो, एफएटीएफ की मानकों को लागू किया जाए, बाजार की सत्यनिष्ठा से जुड़े मुद्दों का समाधान किया जाए, और एक जो है यहाँ पे जो पर्यावरणीय जोखिम है उसके लिए क्या है कि ऊर्जा के जो संधारणीय विकल्प है उसको अपनाया जाए। यहाँ एक नीतिगत उपाय यहाँ पे आप लिख सकते हैं अलग से, ठीक है। तो आगे के लिए राय लिख लीजिए, क्रिप्टो एसेट के विनियमन के लिए आगे की राय क्या हो सकती है। तो क्रिप्टो एसेट के प्रभाव और नीति से जोड़ना, इस पर क्या एक तरीका हो सकता है, क्रिप्टो परिसंपत्तियों के संभावित प्रभाव की पहचान करते हुए पर्याप्त नीतिगत प्रक्रियाएं तैयार की जाएं, पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जाए, ठीक है। अब तो अगर किसी पूर्ण प्रतिबंध या व्यापार को अवैध बताया जाएगा तो ऐसे में निगरानी करना कठिन कार्य हो जाएगा, क्योंकि लोग विकल्प खोजने लगेंगे और विकल्प खोज कर अवैध काम करेंगे। लाइसेंस और पर्यवेक्षण दिया जाए इसको, ठीक है। जो क्रिप्टो एसेट जो सेवाएं प्रदाता हैं उसको लाइसेंस दिया जाए, ठीक है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का उपाय किया जाए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो है एक बार लाइसेंस प्राप्त होने विनियमित होने के बाद सेवा प्रदाताओं द्वारा ग्राहक पर जांच परख, रिकॉर्ड और संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्टिंग करने जैसे उपाय लागू किए जाएं। कराधान पर स्पष्टता हो, जिससे सीमा पार लेन देन भी ध्यान रखा गया, स्पष्ट कर नीति हो, ठीक है। अब क्या है कि इसके अलावा जो है क्रिप्टो एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ब्रोकर डीलर, इस सब मामलों में क्या हो इसका देखा जाए कि इसमें तीसरे पक्ष की जानकारी का भी लाभ उठाया जाए, ठीक है। सीमा पार डेटा साझा करने के लिए क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जैसा फ्रेमवर्क बनाया जाए, मजबूत डेटा फ्रेमवर्क हो, ठीक है। अधिकारियों की आवश्यक और उचित पहुंच हो ताकि विनियामकी, पर्यवेक्षी और निरीक्षक कार्यों को पूरा कर सके। इस प्रकार से हम क्रिप्टो एसेट के लिए विनियमन कर सकते हैं, ये आगे की राह है, ठीक है। तो ये आपके द्वारा सुझाई गई होंगी। तो ये आप स्कैन करेंगे तो विजय ने बहुत अच्छा क्रिप्टो करेंसी पे एक डॉक्यूमेंट बनाया था, तो वो आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आपका आर्टिकल ये वाला क्रिप्टो एसेट वाला कंप्लीट हो गया। अब बचा है मात्र 3 आर्टिकल। शाम वाली क्लास में 3 आर्टिकल हम लोग करेंगे, बस 3 आर्टिकल बचे हुए हैं शाम वाली क्लासेस में, उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। या चलिए एक आर्टिकल करा ही देता हूँ, एक आर्टिकल और करा देता हूँ। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, GS3 में सिलेबस है। तो हाल ही में जब G20 शिखर सम्मेलन हुआ तो G20 देशों और OECD ने, ठीक है, OECD ने संशोधित कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी सिद्धांतों का समर्थन किया। जो अन्य तथ्य हैं उसके बारे में जान लीजिए कि क्या है कि OECD और G20 के कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी सिद्धांत क्या है, वस्तुतः जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं, ठीक। अब क्या है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस और पूंजी बाजार के यानी कैपिटल मार्केट के बीते वर्षों में जो भी हालिया विकास हुए, इन सिद्धांतों को अपडेट करने के लिए 2022, 21 और 23 में एक व्यापक समीक्षा की गई थी, 21 से 23 तक, ठीक है। अब जून 2023 में क्या है, संशोधित सिद्धांतों को पहला OECD परिषद द्वारा मंत्री स्तरीय स्तर पर इसको अपनाया गया। OECD क्या है, OECD आप जानते हैं इसका हेडक्वार्टर फ्रांस और पेरिस में है, इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा। इसका नाम है, पहले इसका OEC था, ठीक है। अब इसे बनकर OECD बनाया गया 1961 में। अब ये करता क्या है, ये ऐसी नीतियां बनाता है जो सभी के लिए समृद्ध, समानता, अवसर और कल्याण को बढ़ावा दे। 38 सदस्य देश है, भारत इसका सदस्य नहीं है लेकिन भागीदार है, ठीक है। OECD का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है उसको जान लीजिए। अब क्या होता है कि ये किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी जो होती है ना, उसके गवर्नेंस को निर्देशित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए जो भी नियमें बनते हैं, तौर तरीके बनते हैं, प्रक्रियाएं बनती हैं, उसी की एक प्रणाली होती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जरिए ही कंपनी के जो अलग अलग हितधारक हैं, जैसे कि शेयरधारक हो गया, प्रबंधन हो गया, ग्राहक हो गया, आपूर्तिकर्ता हो गया, वित्त प्रदाता हो गया, सरकार हो गया, समुदाय हो गया, उसके हितों को हम संतुलित कर सकते हैं। तो इसका मूल सिद्धांत क्या है, इसके मूल सिद्धांत ये है कि जवाबदेही हो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। ये आप सीधे सीधे मेंस के लिए लिख सकते हैं, इसको आप सीधे नोट में, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का परिभाषा, मूल सिद्धांत, लागू क्यों आ सकता है, उसके निष्कर्ष में 2-4 लाइन है, और जो है
अन्य जो डेटा फैक्ट होगा इसमें मिलेगा, उसको आप नोट कर सकते हैं मेंस के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एकदम समझ लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए इसको मेंस के लिए। जवाबदेही हो, पारदर्शिता हो, स्वाधीनता हो, सत्यनिष्ठा हो, जोखिम का प्रबंधन हो, शेयरधारकों के अधिकार को सुनिश्चित किया जाए, जोखिम का प्रबंधन हो, सत्यनिष्ठा का पालन किया जाए, विचार वचन और कर्म में एकरूपता। सत्यनिष्ठा मतलब विचार, ठीक, वचन और कर्म, इसमें क्या हो, एक रूपता हो। यानी क्या है कि अभी इसके बीच विचार वचन कर्म में जो है अंतर ना आए। साथ साथ क्या है कि सत्यनिष्ठा जो है ईमानदारी से ज़्यादा व्यापक शब्द है। मैंने आपको जो GS 4 वाली क्लासेस है उसमें मैंने कराई थी और ये नोट्स पढ़े हुए होंगे। स्वाधीनता हो, पारदर्शिता हो, जवाबदेही भी सुनिश्चित हो इसका, ठीक है। तो मजबूत कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क की आवश्यकता क्यों है, फिर इसके बाद समझ चुनौतियाँ क्या हैं और आगे की राह क्या हो सकती है, ये जो है आप उसको देख लीजिए। अभी इसी से फिर आपका आर्टिकल ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आवश्यकता क्यों पड़ेगी। अब हम जानते हैं कि मजबूत जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क की आवश्यकता क्यों पड़ती है। यह एक ऐसी मजबूत गवर्नेंस प्रणाली लागू करता है जो कंपनियों की समग्र परिचालन क्षमता जो होती है उसको सुधार करती है। परिचालन क्षमता सुधार होगी, जोखिम कम होगा और तथ्यों के आधार पर बेहतर निर्णय मिलेगा। जो कंपनी का इसके फलस्वरूप क्या होगा, वित्तीय प्रदर्शन में सुधार होगा। अब ये क्या होगा, जो गवर्नेंस प्रणाली होती है ये क्या करती है, दक्षता में सुधार करती है, परिचालन दक्षता में। फिर इससे क्या होगा, जोखिम जो है वो कम होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, निर्णय जो है वो बेहतर होगा, बढ़ेगा। इसके वित्तीय प्रदर्शन जो होंगे, फाइनेंशियल जो प्रदर्शन होंगे या फिर जो भी उसका प्रदर्शन होगा उसका प्रदर्शन में भी बढ़ोतरी आएगी। तो ये चीज़ें एक जो है ये एक चेन के रूप में कार्य करता है, ठीक है। मजबूत फ्रेमवर्क क्या है, व्यक्तिगत और संस्थानक निवेशकों के बीच में भरोसा देता है और विश्वास पैदा करता है। कंपनी के लिए पूंजी उपलब्ध कराता है, पूंजी बाजार से, कैपिटल मार्केट से फाइनेंस करने में सुधार करता है, नवाचार देता है, उत्पादकता होगी, उद्यमिता को भी बढ़ावा मिलेगा। इसका पालन नहीं करने से कई सारे आर्थिक प्रभाव भी हो सकते हैं। यदि कॉर्पोरेट वित्तीय संस्थान या बड़ी कंपनियां कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पालन नहीं करेंगी तो उसके नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा व्यापक होंगे, ठीक है। कंपनियों की जो व्यावसायिक रणनीति होगी उसके सामाजिक आवश्यकताओं से एकीकृत करके सकारात्मक सामाजिक प्रभाव पैदा करता है। बेहतर उत्पादकता लेगी, बेहतर टीमवर्क के जरिए सकारात्मक कॉर्पोरेट संस्कृति को बढ़ावा मिल सकता है। भारत में जो है बहुत सारी चुनौतियां हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के समझ, कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। क्या है कि भारत में कई कंपनियों को जो स्वामित्व है कुछ विशेष परिवारों के पास है, जिसका स्वामित्व और प्रबंधन का काम अलग अलग नहीं हो पाता। स्वामित्व और प्रबंधन दोनों का काम अलग नहीं हो पाता। कई बार जो है जो स्वतंत्र निदेशक है उसकी कमी कारण हितों का टकराव होता है। निष्पक्ष मूल्यांकन और प्रभाव मुक्त निर्णय लेने की जो कमी होती है, ऐसी समस्या देखने को मिलती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांत उसके महत्व को लेकर निवेशकों के बीच में ज्ञान और जागरूकता का अभाव पाया जाता है। भारत में सरकार की नीतियों का दायरा काफ़ी सीमित है। इसके कारण क्या है कि नीतियाँ केवल सूचीबद्ध कंपनियों पर ही लागू होती हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो सेबी ने केवल 1000 सूचीबद्ध कंपनियों को ही वार्षिक BRSR प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य क्या होता है, कंपनियों के वित्तीय परिणामों को ESG ढांचे के तहत एकीकृत करना है। BRSR क्या है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है। ESG क्या होता है, एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो भारत में क्या है कि कंपनियों के संचालन में पारदर्शिता की कमी भी है और सीमित प्रकटीकरण भी है। इसी कारण क्या है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रभावशीलता निगरानी लेने में कठिनाई आती है। कई कॉर्पोरेट संस्था क्या है, धोखाधड़ी पूर्ण व्यवहार करती हैं, वित्तीय अनियमितताएं करती हैं, इसमें संलिप्त पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए बहुत सारे उदाहरण है। 18 का इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस घोटाला। कई कंपनियों का जोखिम के अनुमान की व्यवस्था, जोखिम को सहने की क्षमता काफ़ी खराब। इसके तहत क्या है, कंपनियां संधारणी मापदंडों पर कम ध्यान देती हैं। कम शेयर मालिकों और अन्य हितधारकों की सीमित भागीदारी देखने को मिलती है। साथ साथ क्या है कि कई सारे जो कंपनियां फर्जी हैं, जो सेल कंपनियां होती हैं। भारत में सेल कंपनीज की भी समस्या है, जो भी क्या है ये जो मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या को ये उत्पन्न करती हैं। वित्तीय अस्थिरता होती है और सरकार के जो देश का जो आर्थिक सेहत है उस पर भी जो है ये प्रभाव डालता है। शैडो इकोनॉमीज को रन करता है। अब इसका सेल कंपनियां होती हैं, फर्जी कंपनियां होती हैं, इसके लिए बहुत सारा भी चुनौतियां भारत में विद्यमान है। भारत में जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फ्रेमवर्क है वो देखते हैं और आगे की राह में जो भी G20 OECD के जो संशोधित गवर्नेंस सिद्धांत है उसको लागू कैसे किया जाए उसको देखेंगे। इंपॉर्टेंट है ये। तो भारत में क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फ्रेमवर्क है, पहले ये इंपॉर्टेंट है कि भारत में कंपनी एक्ट है 2013 वाला। इसके तहत क्या है कि जो स्पष्ट प्रावधान किए गए कि कंपनी के बोर्ड की बैठक हो, ऑडिट समिति हो, वित्तीय विवरणों में अनिवार्यता हो, डिस्क्लोजर हो, बोर्ड के गठन के लिए तौर तरीके और संबंधित पक्षकारों से जुड़े ट्रांजैक्शन इत्यादि की बात की गई है। सेबी की बात की गई है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या है, विनियामकीय प्राधिकरण है। यह सूचीबद्ध कंपनियों के कॉर्पोरेट गवर्नेंस की निगरानी और विनियमन का कामकाज देखता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, ICAI। इसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर दिशा निर्देश और मानक जारी करने का अधिकार है। इसे अंततः वित्तीय डेटा का प्रकटीकरण संभव होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा।
देखिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इससे क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर दिशा निर्देश और मानक जारी करने का काम सौंपा गया है। इससे क्या है वित्तीय डेटा का प्रकटीकरण संभव होता है। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ICSI का इसका मुख्य क्या है, मुख्य काम यह मुख्य रूप से निदेशक मंडलों की बैठक करना, सामान्य बैठक के संदर्भ में सचिव के कार्य से संबंधित मानक जारी करने के लिए उत्तरदायी है। कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय यह क्या करता है, कानूनी प्रावधान के अनुसार कॉर्पोरेट सेक्टर के कामकाज को विनियमित करने के लिए उत्तरदायी है। तो आगे की राय क्या देखते हैं, G20 OECD के संशोधित कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी सिद्धांतों को लागू करना। तो श्रेणी क्या है, प्रभावी, अब इसको देख लेते हैं, ये आगे की राह में आप अपने आंसर्स में भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं कि प्रभावी कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क का आधार क्या हो। पारदर्शी निष्पक्ष बाजारों और संसाधनों के कुशल आवंटन को बढ़ावा दिया जाए, कानूनी और विनियम की आवश्यकताएं विधि के शासन के अनुरूप हों, पारदर्शी और लागू करने योग्य हों, शेयरधारकों के अधिकार और उनके साथ न्यायसंगत व्यवहार की जिम्मेदारी कंपनी की हो। इसमें क्या है कि इसमें शेयरधारकों के अधिकारों की रक्षा की जाए, उन्हें बढ़ावा दी जाए, कम संख्या में शेयर रखने वाले और जो विदेशी शेयरधारक हैं उनके बीच में सभी के साथ न्यायसंगत व्यवहार सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी शेयरधारक के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो उचित लागत पर तत्काल निवारण दिया जाए। संस्थागत शेयर निवेशक और बाजार और अन्य मध्यस्थों के बीच में क्या हो कि ठोस प्रोत्साहन दिया जाए निवेश करने के तरीकों के लिए, हितों के टकराव से कम करने की ज़रूरत है, जो भी चीज़ें हैं। अब उसमें क्या है कि शेयर बाज़ारों में उचित और लाभकारी मूल्य बनाए रखने के लिए शेयर बाज़ारों में प्रयास करने चाहिए। प्रकटीकरण और पारदर्शिता के लिए कंपनी की वित्तीय स्थिति, प्रदर्शन, साधारणता, स्वामित्व और गवर्नेंस सहित जो भी सभी मामलों पर यथासमय सटीक प्रकटीकरण हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त लेखांकन यानी ऑडिट और प्रकटीकरण मानकों को अनुरूप होना चाहिए, उसी के अनुसार होना चाहिए। स्वतंत्र, सक्षम और योग्य, मतलब CA द्वारा क्या वार्षिक रूप से कंपनी का बाहरी एक्सटर्नल ऑडिट हो। ठीक है, इसके बाद क्या है, बोर्ड की जिम्मेदारियां क्या है। बोर्ड की जिम्मेदारियां हैं कि उचित जोखिम प्रबंधन, उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए कंपनी का रणनीतिक मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी बोर्ड की होनी चाहिए। कंपनी के प्रबंधन की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए। टकराव की पहचान, स्वतंत्र बाहरी लेखा परीक्षण और प्रकटीकरण और संचार की प्रक्रिया की निगरानी के लिए सुनिश्चित कर सकते हैं। कंपनी की बोर्ड की कंपनी और शेयरधारकों के प्रति जवाबदेही को सुनिश्चित करना चाहिए। संधारणीयता और लचीलापन को किसी प्रकार से मेंटेन किया जाए। इसके लिए क्या है कि जो निर्णय लेने के लिए कंपनी और उसके निवेशकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। संधारणीयता संबंधी प्रकटीकरण फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए, हाई क्वालिटी वाले, समझने वाले, लागू करने वाले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, कंपनी उसके शेयरधारकों के बीच में क्या है कि मुक्त संवाद की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे क्या है कि जो सस्टेनेबिलिटी से संबंधित जो मामले हैं, अवैध अनैतिक प्रथाओं पे विचारों पर आदान प्रदान किया जाए विचारों का, इन सभी मामलों के माध्यम से हम बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को हम सुनिश्चित कर सकते हैं। ये आपका आर्टिकल कंप्लीट हो गया। ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम इसके पढ़े बस अभी 2 आर्टिकल बचे हुए हैं, एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट और दूसरा एक आपका ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP एस्टिमेशन इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए प्रीलिम्स में भी काम आएगा। तो 2 आर्टिकल के बाद इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग सिक्योरिटीज और इसके बाद इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2 सेक्शन बचे हुए हैं, 3 सेक्शन। तो शाम वाली क्लास में आपको ये वाले आर्टिकल भी आज कंप्लीट करा के इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।